बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। तो देखिए कितना फैक्ट है यहाँ। तो 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में किसके द्वारा? तब 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। तो कौन कौन मारे गए थे? तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहड़ी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था। तो किसके द्वारा दबाया गया था रोहड़ी के विद्रोह को? तो मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। विद्रोही सैनिकों को क्या किया गया था? फांसी दे दी गई थी। वही पटना में विद्रोह को 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। कौन नेतृत्व किया था पटना का? तो पीर अली द्वारा। जबकि बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। जबकि पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली ने इसका नेतृत्व किया था। पटना में कब नेतृत्व यह स्टार्ट हुआ था? तो 3 जुलाई को। जबकि रोहड़ी में 12 जून 1857 को। अब देखिए पटना में विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। तो पटना में कौन मारा गया? तो अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल। जबकि रोहड़ी में जो स्टार्ट हुआ था उसमें कौन कौन मारा गया? तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। अब देखिए पटना में परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। और पटना में कौन दबाया? तो कमिश्नर टेलर विद्रोह को दबा दिया। जबकि रोहड़ी में कौन दबाया? तो मेजर मैकडोनाल्ड ने दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। अब देखिए यहाँ भी फांसी दी गई पटना में पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को, तथा जो रोहड़ी में स्टार्ट हुआ था उसमें भी फांसी दे दी गई थी। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से संबंधित वे सभी टॉपिक कवर किया गया है जो बिहार टीचर एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है। जैसे बिहार में 1857 की क्रांति, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, बिहार में कांग्रेस अधिवेशन, लोटा विद्रोह और सहयोग आंदोलन और बिहार सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि। इस वीडियो को देखने के बाद बिहार से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अतः वीडियो को पूरा देखें तथा बार बार देखें जिससे सभी तथ्य याद हो जाए। आगे देखते हैं। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। कब मुजफ्फरपुर में हुआ था? तो 25 जुलाई 1857 को। अब पीछे देखिए रोहड़ी में 12 जून 1857 को, वहीं पटना में 3 जुलाई को, जबकि मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को। यह सभी फैक्ट याद होना चाहिए। इस डेट को बीपीएससी द्वारा पूछ लिया जाता है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। कहाँ? मुजफ्फरपुर में जब स्टार्ट हुआ था उसी दिन दानापुर में भी 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर, उसके बाद क्या हुआ? सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश किया और क्या किया उसके बाद? तो जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। तो मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को जब स्टार्ट हुआ था उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों ने भी विद्रोह कर दिया था, तथा सैनिकों ने उसके बाद कहाँ गए? तो शाहाबाद जिले में प्रवेश किए और जगदीशपुर के बाबू जो कि जमींदार थे कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। तो सैनिक शासन कब लागू हुआ? तो 30 जुलाई को। कहाँ कहाँ? तो सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना। आगे देखिए विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। तो कहाँ गए विद्रोही सैनिक उसके बाद? तो भागलपुर तथा गया पहुंच गए और वहाँ क्या किए? तो 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिए। यानी विद्रोही ने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिए। आगे देखते हैं। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। अब देखिए अगर पूरे बिहार को पूछे एक साथ तो कहेंगे किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। जो कि पटना में पीर अली के नेतृत्व में, पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में, जबकि रोहड़ी में
32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं, जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। तो पूरे बिहार में किसके द्वारा क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया गया? तो बाबू कुंवर सिंह द्वारा। अगर पटना में पूछे तो पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा। बाबू कुंवर सिंह को कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसके पहले अहमदुल्लाह शाह को बुलाया गया था और उन्हें पकड़ लिया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए बाबू कुंवर सिंह द्वारा उसे भेंट नहीं किया गया तथा उसी समय बाबू कुंवर सिंह द्वारा 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किए। बाबू कुंवर सिंह द्वारा कहाँ गोला बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किया गया? तो जगदीशपुर में। यह पूछ लेता है पीपीएससी। तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। तो आरा पर बाबू कुंवर सिंह द्वारा कब अधिकार किया गया था? तो 27 जुलाई 1857 को। और विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में स्टार्ट हुआ था 25 जुलाई 1857 को। वही पटना में स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई 1857 को, जबकि रोहड़ी में स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 को। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। तो देखिए, आरा में कौन मारा गया? तो कैप्टन डनवर मारा गया। रोहड़ी में डॉक्टर ग्रांट यानी सर्जन डॉक्टर ग्रांट तथा लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली मारे गए। वहीं पटना में कौन मारा गया? तो अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल। और जब आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया तो उसी समय कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। तो आरा जब छोड़े तो बाबू कुंवर सिंह कहाँ गए? तो रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। अवध के शाह द्वारा बाबू कुंवर सिंह को कहाँ का फरमान दिया गया? तो आजमगढ़ जिला का फरमान दिया गया। आगे देखते हैं, दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। तो देखिए, आजमगढ़ के बाद कुंवर सिंह कहाँ गए? तो दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। तो 23/58 को किसके नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना आई थी? तो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में। उन्हें भी कुंवर सिंह द्वारा बुरी तरह पराजित किया गया। आगे देखते हैं, शिवराजपुर घाट जो कि गंगा नदी पर है, पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह की बायां हाथ घायल हो गया और उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, आपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। तो किसके द्वारा इनके बायां हाथ घायल हो गया था? तो सेनापति डगलस की गोली के द्वारा। कहाँ? तो शिवराजपुर घाट पर। वह कहाँ है? तो गंगा नदी पर। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। लास्ट में 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हो गई। मृत्यु भी बीपीएससी द्वारा पूछ लिया जाता है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह, कौन थे उनके छोटे भाई? अमर सिंह के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि उनके दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने भी उनको पूर्ण सहयोग दिया। तो उनके मृत्यु जो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, उसके बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व अमर सिंह द्वारा संभाला गया था तथा उसमें सहयोगी कौन थे? उनके भाई हरिकिशन सिंह भी। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया। तो अमर सिंह द्वारा कहाँ मोर्चाबंदी किया गया? तो कैमूर की पहाड़ियों में, तथा सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। यानी स्टार्ट हुआ था लगभग जून 1857 में। देखिए, जून 1857 में, जबकि इसका नवंबर 1858 लगभग 1.5 वर्ष तक 1857 की क्रांति चला। तो नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमा की घोषणा की, परंतु अमर सिंह को दंडित किया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने
करो या मरो का नारा दिया। राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942 को, यह याद रहना चाहिए। और भारत छोड़ो आंदोलन के पहले महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी? तो क्रिप्स मिशन की असफलता, यानी क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो करो या मरो। यह सभी फैक्ट याद रहना चाहिए। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? तो 9 अगस्त को, जबकि 8 अगस्त के रात में ही बड़े बड़े नेताओं को भी 0 आवर चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके? तो बांकीपुर जेल में। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बलदेव सहाय ने किस पद से इस्तीफा दिया था? तो महाधिवक्ता के पद से। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। तो कब? 11 अगस्त 1942 को। कहाँ के विद्यार्थियों द्वारा? तो बिहार के विद्यार्थियों द्वारा। कहाँ? तो सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। डेट को याद रहना चाहिए। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों द्वारा सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया था। उस समय पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी थे WG आर्चर। यह पूछा जाता है कि उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी कौन थे? तो WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। किन पर? तो उन विद्यार्थियों पर। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए। वह 7 छात्र जो है गोलीकांड में शहीद हो गए, जो सचिवालय भवन के सामने झंडा फहराने गए थे, तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उसमें कौन कौन थे जो शहीद हुए थे? नाम को हमें याद रखना होगा। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए। यह सभी परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है इनका नाम कि कौन कौन थे। या 4 नाम दे दिया जाएगा और एक दूसरा नाम दे दीजिएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन नहीं थे। तो इन 7 नामों को हम याद रखेंगे। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी तथा जगपति कुमार। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। उसी की याद में उस सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत ने किया, जबकि इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में किया गया। तो अभी हमें याद रहना चाहिए कि इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम द्वारा, जबकि इसका अनावरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में किया गया। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल किया गया। तो 11 अगस्त को यह गोलीकांड हुआ। 11 अगस्त को गोलीकांड हुआ, जबकि 12 अगस्त को पूरा पटना पूर्ण हड़ताल रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस दस्ता का गठन हुआ? आज़ाद दस्ता का। कहाँ? तो नेपाल में। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया। तो इस उद्देश्य को भी हम याद रखेंगे। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने का उद्देश्य था। अब आज़ाद दस्ता में मुख्य भूमिका किसका था? तो देखिए, आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इसको याद रखेंगे। आज़ाद दस्ता किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात में वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फाड़ कर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो यह भी पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण किसके किसके साथ भागे थे और किस जेल में उनको रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को।
वह कौन सा दिन था? तो दीपावली की रात। पूछ लिया गया है इसको बीपीएससी में, इस दीपावली की रात को कि कौन सा रात था, यानी किस पर्व का रात था? तो दीपावली का रात। उनके साथ कौन कौन थे? तो रामानंद मिश्र, सूरज नारायण मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह के साथ जेल से फांद गए और उसके बाद आज़ाद दस्ता का गठन किया। आगे देखते हैं। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास के जंगल में गठित हुआ। किस जंगल में गठित हुआ? तो राजविलास के जंगल में। किसका प्रशिक्षण शिविर? तो आज़ाद दस्ता का। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी। इसमें कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो छापामार युद्ध तथा अग्नि अस्त्रों को चलाने की। इसके निदेशक थे सरदार नित्यानंद सिंह। किसके निदेशक थे? तो आज़ाद दस्ता का निदेशक थे सरदार नित्यानंद सिंह। जबकि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इन दोनों को याद रखेंगे कि आज़ाद दस्ता का संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, जबकि इसके निदेशक थे नित्यानंद सिंह। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, ओड़ा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। तो यह भी हम याद रखेंगे कि आज़ाद दस्ता में मुख्य भूमिका किसका किसका था, यानी कौन कौन उसमें सहायक थे। तो आज़ाद दस्ता के साथ थे जयप्रकाश नारायण, तो संस्थापक ही थे, साथ में राम मनोहर लोहिया, ओड़ा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र तथा अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता थे जिनकी उसमें मुख्य भूमिका थी। आगे देखते हैं। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। तो आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार याद रखेंगे का दायित्व किसको दिया गया था? तो राम मनोहर लोहिया को। जबकि आज़ाद दस्ता के निदेशक कौन थे? तो आज़ाद दस्ता के निदेशक नित्यानंद सिंह थे, जबकि उसके संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण और रेडियो प्रचारक थे राम मनोहर लोहिया। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1943 के मध्य आते आते सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। जब ये लोग हजारीबाग जेल से निकले थे जयप्रकाश नारायण तथा उनके अन्य 4 साथियों द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, जबकि बाद में धीरे धीरे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज़ाद दस्ता भी शिथिल पड़ गया। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा किया था और उस ट्रेन को स्वराज नाम से चलाया था। इसको याद रखेंगे। उस ट्रेन का क्या नाम था? तो स्वराज ट्रेन। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलाना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। तो यह याद रखेंगे कि सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में कौन शहीद हुए थे? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव गोली के शिकार हो गए थे। वह कहाँ से थे? तो सीवान से। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। तो पटना का गांधी मैदान भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र पटना का गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्ज था। गांधी मैदान का पहले क्या नाम था? 1942 में पटना लॉन्ज था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। तो अभी जो गांधी मैदान है उसका पहले 1942 में नाम था पटना लॉन्ज, जबकि 1948 में इसका नाम हो गया गांधी मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। कितना बंदी बनाया गया? 15,000 से अधिक। 8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। कम से कम इसको याद रखेंगे 134 को कि 134 शहीद हुए थे। जनजातीय विद्रोह का कारण क्या था? तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह है यहाँ। तो कौन कौन कारण था? जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोह हुए थे। जो मेन जनजातीय विद्रोह था यहाँ एक नज़र में हम देखते हैं, उसके बाद फिर विस्तार में देखेंगे। तो देखिए,
तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच हुआ था। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था। इसमें नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र पलामू है तथा इसका नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र सिंहभूम था। इसमें भी नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए बार बार पूछा जाता है। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था तथा इसका नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह का क्षेत्र संथाल परगना था तथा संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद भैरव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चारों नाम बार बार पूछा जाता है। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 के बीच हुआ था। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर तथा सिंहभूम है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह, इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था तथा इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा हैं। बिरसा मुंडा के बारे में हमेशा प्रश्न आता है। तथा ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के बीच हुआ था तथा इसका क्षेत्र गुमला था तथा इसका नेतृत्वकर्ता यात्रा भगत थे। अब हम अलग अलग इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि पहले वर्ष याद कर लेंगे। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। और एक डेट पूछे मुंडा विद्रोह का तो 1899 माना जाता है। ठीक है। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के बीच हुआ था। एक बार हम वर्ष याद कर लिए, उसके बाद विद्रोह का क्षेत्र याद कर लेंगे। तो देखिए, तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर, उस तरह कोल विद्रोह भी छोटा नागपुर, सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर सिंहभूम तथा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर। इसको पहले चारों को एक बार याद कर लेंगे। तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर, कोल विद्रोह छोटा नागपुर, सरदारी विद्रोह छोटा नागपुर सिंहभूम, मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर। बचा 4 ठो, तो 4 ठो इसके बाद याद कर लेंगे। चेरो विद्रोह पलामू, हो विद्रोह सिंहभूम, संथाल विद्रोह संथाल परगना। यह तो तुरंत ही याद हो जाएगा, संथाल से संबंधित है तो संथाल विद्रोह संथाल परगना। और ताना भगत विद्रोह गुमला। लास्ट में अब क्या करेंगे, जो बच्चा नेतृत्वकर्ता चेरो विद्रोह भूषण सिंह, कोल विद्रोह बुधो भगत, संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद भैरव, चारों भाई थे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, यह याद तुरंत हो जाएगा। और ताना भगत विद्रोह यात्रा भगत। इस तरह हम सबको याद कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको किसी तरह हम याद करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं विस्तार में संथाल विद्रोह के बारे में। चलिए, तो देखिए, संथाल विद्रोह का डेट देख चुके हैं। 1855 से 56 के बीच हुआ था। यह याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1855-56 हम याद रखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले यह क्रांति हुआ था, यानी यह विद्रोह हुआ था 1855-56, 1857 के पहले। तो याद हो गया हमको डेट। अब देखते हैं, 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त विद्रोह था। यानी कहने का अर्थ कि जनजातीय विद्रोह जो था उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विद्रोह यही था सबसे पहले। इससे पहले छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, दिकुओं कहा जाता है अंग्रेजों को। तो इस विद्रोह का बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। तो कारण अगर पूछे तो इसका कारण मेन है दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता हम पढ़ चुके हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। यह चारों भाई का नाम बार बार पूछा जाता है, इसे याद कर लेंगे। इसके बाद यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ
तो परिणाम स्वरूप संथाल परगना का कार्य अधिनियम 1869, संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मुंडा विद्रोह देखते हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच माना जाता है। ये इसके पहले हम पढ़ें संथाल विद्रोह, जो प्रथम था। यह प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जबकि मुंडा विद्रोह जो था सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक हस्तक्षेप में करना था। यानी अंग्रेजों द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना था, जनजातियों के खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन, दिकुओं का शोषण आदि कारण थे। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। इनके गुरु थे आनंद पांडे बिरसा मुंडा के, तो इन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने स्वयं को सिंह बोम्बा का अवतार बताया। पूछा जाता है कि किसका अवतार बिरसा मुंडा ने स्वयं को बताया, तो सिंह बोम्बा का अवतार बताया स्वयं को। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इनके द्वारा कहा जाता था कि कई देवी देवता नहीं है, जबकि एक ही ईश्वर हैं, एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर हैं। इन्होंने आत्म सुधार तथा आचरण शुद्धता पर भी बल दिया। देखिए, इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में हुआ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एक डेट पूछे, एक सन 1895 से 1900 नहीं पूछ करके एक डेट दे, तो इसको हम 1899 बताएंगे, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 1899 में जनजातियों द्वारा अंग्रेजों को कई स्थानों पर हराया गया था। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया, तो 3 फरवरी 1900 को। 9 जून 1900 को हैजा के कारण की मृत्यु भी हो गई। तो मृत्यु भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यह भी याद रखेंगे कि 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा का मृत्यु भी हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकटी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। तो परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ, खुटकटी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह। अब बहावी विद्रोह देख लेते हैं। तो बहावी विद्रोह के मुख्य प्रवर्तक अब्दुल अल भाव थे। यह वे सभी के प्रवर्तक थे, जबकि भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था, जबकि अब्दुल अल भाव अरब क्षेत्र में इनको प्रारंभ किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। तो प्रारंभ में बहावी आंदोलन धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ था, जबकि बाद में राजनीतिक सुधार और आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। कौन कौन, तो प्रथम केंद्र सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र पटना था। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में बहावी आंदोलन के कौन केंद्र थे, तो पटना, जबकि देश में पश्चिमोत्तर केंद्र सीतना में इसका केंद्र था। तो भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र कौन कौन, प्रथम केंद्र सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर, जबकि दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था। तो पूछ लिया जाता है कि बहावी आंदोलन में पटना का मुख्य कार्य क्या था, तो पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सीतना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 इनके कौन कौन प्रतिनिधि थे, तो इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। इसको याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है बार में इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सैयद अहमद बरेलवी द्वारा पटना में अपने 4 गए थे, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन भी बहावी आंदोलन से प्रेरित था, तो इसके समतुल्य था, यानी बहावी आंदोलन से ही प्रेरित होकर के बंगाल का फराइजी आंदोलन भी शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः इस आंदोलन को दबा दिया गया। आगे नोनिया विद्रोह देखते हैं। नोनिया विद्रोह का कार्यकाल है 1770 से 1800 ईस्वी। इसका
कारण क्या था? तो बिहार के 16 उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो नोनिया विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो 16 उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था पहले। बिहार में सोरा का उत्पादन मुख्यतः मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। तो पूछा जाता है कि बिहार में सोरा कहाँ का उत्पादन होता था? तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, यह मुख्यतः 4 क्षेत्र थे सोरा उत्पादन के। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। मेन कारण नोनिया विद्रोह होने का यही है। बिचौलिया क्या करते थे? तो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तब मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। लोटा विद्रोह देखते हैं। देखिए, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। पूछ लिया जाता है लोटा विद्रोह कहाँ संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों से संबंधित है तथा यह 1856 में हुआ था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटे देने का निर्णय किया। मेन कारण यही था लोटा विद्रोह का। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम याद रखेंगे कि जेल में कैदियों को पहले लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया, जिसके चलते मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह शुरू किया गया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देने का निर्णय लेना पड़ा, जिसके बाद लोटा विद्रोह भी समाप्त हो गया। बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन। बंगभंग आंदोलन इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बंगाल विभाजन उस समय हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि उस समय स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु आंदोलन चलाया गया था इसके विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में, और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था। तो घोषणा इसका हुआ बंगाल विभाजन की 20 जुलाई 1905 को। उसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो पूछ लिया जाता है कि उस समय कौन वायसराय थे जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को, जबकि यह प्रभावी कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। दोनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे। 20 जुलाई 1905 था, 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन मनाया गया? प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में, यानी प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। वहीं आगे विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। तो यह भी पूछा जाता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना बिहार में कब हुई? तो 1906 में। लास्ट में बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। होम रूल आंदोलन और बिहार। तो 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाता है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में कहाँ होम रूल की स्थापना की गई? तो मद्रास में। वही बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ होम रूल की स्थापना की गई? तो पूना में। और कब? तो दोनों जगह 1916 में ही स्थापना की गई थी। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में। बिहार में कब? तो 16 दिसंबर 1916 को होम रूल की शाखा की स्थापना की गई। अन्य व्यक्ति कौन कौन महत्वपूर्ण थे, यानी किनका मुख्य भूमिका था? तो खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष थे तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। तो बिहार में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन मुख्य भूमिका में थे होम रूल लीग की स्थापना में? तो मौलाना मजहरुल हक अध्यक्षता किए थे, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, और इसमें अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में थे खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। वहीं चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। पूछ लिया जाता है, कोई नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बिहार में होम रूल लीग से संबंधित कौन कौन है, या किनका किनका इसमें नाम सही है और कौन इससे संबंधित नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को तथा दूसरी बार
25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। तो अभी पूछ लिया जाता है कि एनी बेसेंट बिहार में कब कब आई थी, तो 18 अप्रैल 1918 को, तथा दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। उनका मुख्य उद्देश्य होम रूल लीग स्थापना के क्या था, तो उद्देश्य था उनका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। यानी वह कह रहे थे कि हम लोग ब्रिटिश के अधीन रहेंगे तथा संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करेंगे। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, यहाँ याद रखेंगे कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। तो देखिए, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यह विशेष अधिवेशन था कलकत्ता का सितंबर 1920 में, क्योंकि हम जानते हैं कि दिसंबर के लास्ट में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जबकि यह विशेष अधिवेशन था। वहीं कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। किसे? असहयोग आंदोलन की। बिहार में इसे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन, जो कि भागलपुर में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में 12वां अधिवेशन, जो कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन था, कहाँ हुआ था? भागलपुर। उसमें अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्षता कौन की थी? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा अध्यक्षता की गई थी और असहयोग आंदोलन पर बल देने के लिए। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। तो पूछ लिया जाता है कि शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन कब शुरू किया गया? तो नवंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। तो यह भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में कौन कौन विधायिका से अपना नाम वापस लिए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी नेताओं ने विधायिका चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था, जबकि उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पेशा छोड़ा था? तो वकालत का पेशा छोड़ा था, जो कि पटना हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। वहीं उनके भाई महेंद्र प्रसाद जो थे, वे अपनी उपाधि राय साहब की उपाधि थी वह लौटा दी थी तथा मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार में कौन सा महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की। इसके प्रचार राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जब हुई उसका प्रचार किसे बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। पूछा जाता है कि बिहार में विद्यापीठ की स्थापना जो हुई, बिहार विद्यापीठ की, उसे किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन बने? कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद, जबकि मजहरुल हक इसके कुलाधिपति बनाए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो यह पूछा जाता है कि बिहार में किसके दान दिए हुए भूमि से सदाकत आश्रम स्थापित किया गया? तो मजहरुल हक के मित्र जो थे खैरू मियाँ द्वारा दान दिया गया था, जिस पर मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। और यह कहाँ है? तो दीघा के पास पटना में। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। तो पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम से मजहरुल हक द्वारा कौन सा अखबार निकाला गया था? तो दी मदरलैंड। कब? 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक द्वारा। 22 दिसंबर 1921 को जुराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। तो यह भी पूछा जाता है कि बिहार में, यानी बिहार के पटना में जुराज प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को, और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। 5 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा की घटना जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उसमें उग्र भीड़ द्वारा थाने में आग लगा दिया गया था, जिससे कई सिपाहियों की जिंदा मृत्यु हो गई थी। इसलिए 5 फरवरी 1922 के चौरा चौरी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया। तो यही पूछा जाता है, मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना के फुलवारी में। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा, जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो मित्र राष्ट्र बने थे उनके द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन का कार्यकाल क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का काल था 1919 से 23, जबकि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18। तो इसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 और किसके द्वारा? मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के खिलाफ अपमानजनक शर्तों के विरोध में। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। किसकी अध्यक्षता में? हसन इमाम की अध्यक्षता में। कहाँ? पटना में। कब? नवंबर 1919 में। इसमें शांति समारोह को बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा। यानी हम जानते हैं कि सहयोग आंदोलन का काल 1920 है और उस समय खिलाफत आंदोलन भी चलता रहा। लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। यानी 1924 में 1919 से 1923 तक चला था और 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का? तो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया और उसी की याद में हम लोग 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो कब स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की थी। पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब आरंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। और ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आरंभ किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी के साथ, यानी नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। क्योंकि बिहार में समुद्र तट नहीं है तो समुद्र तट पर नमक नहीं बना सकते हैं, इसलिए नमकीन मिट्टी के साथ नमक बिहार में बनाया गया। कब? 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में। और उसी के साथ बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों का विरोध किया गया। तो बिहार में उसके यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा शराब की दुकानों का विरोध। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। तो यह भी पूछा जाता है कि स्वदेशी लीग की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सर अली इमाम के नेतृत्व में। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल की। के कैदियों को कहना था कि मुझे स्वदेशी वस्त्र ही चाहिए और अंग्रेजों द्वारा विदेशी वस्त्र दिया जा रहा था, तो उन्होंने नंगी हड़ताल की, यानी उस कपड़ा को निकाल दिया गया और कहा गया कि जब तक हमें स्वदेशी कपड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक हम नहीं पहनेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर,
पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। तो बिहार में कहाँ कहाँ चौकीदारी कर बंद कर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित किया गया। तो बिहार में 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। वहीं 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसके पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में तो सफल सत्याग्रह कर चुके थे, जबकि भारत में उनका यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसके तहत किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अपने खेत पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके चलते उनकी खेत बंजर हो जाती थी, जिसके चलते किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबकि इससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। इसके चलते वह ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती कराना चाहते थे। चलिए देखते हैं। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। वहीं 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी अपने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा अनिवार्य था नील की खेती करना उन्हें। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना देती थी। यानी जहाँ भी नील की खेती जिस खेत में किया जाता था वह बंजर हो जाता था और उसके बाद दूसरा फसल नहीं होता था। वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। यानी एक ओर तो किसानों की भूमि बंजर हो जाती थी, दूसरी ओर इससे अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा था, ज़्यादा लाभ होता था, जिससे वे चाहते थे कि किसान नील की खेती अवश्य करें। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। जब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है और उसमें गांधी जी भी आने वाले हैं, जो कि 1916 में हुआ था, तो उन्होंने यानी राजकुमार शुक्ल ने वहां गए लखनऊ अधिवेशन में तथा वहां कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट भी किया तथा गांधी जी से मिले और चंपारण के किसानों की स्थिति बताई तथा बोले कि आप एक बार वहां चल कर देखिए कैसी कैसी समस्याएं से वहाँ के किसानों को जूझना पड़ता है। तो उसी समय गांधी जी द्वारा कहा गया था कि ठीक है, अगर हमको समय मिलता है तो ज़रूर आएंगे। तो पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन में कौन गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। किसके द्वारा बुलाया गया था? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। कब लखनऊ अधिवेशन हुआ था? तो 1916 में। और उसमें प्रस्तावक कौन थे? तो प्रस्ताव पेश किया था ब्रजकिशोर प्रसाद ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे। यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी पटना कब पहुँचे थे? उस क्रम में जब चंपारण आने वाले थे तो गांधी जी ने कलकत्ता थे। उसके बाद जब लखनऊ अधिवेशन के बाद कलकत्ता गए थे, उसी समय कलकत्ता से पटना आए। कब? तो 10 अप्रैल 1917 को तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुँचे। तो देखिए 10 अप्रैल 1917 को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। तो पूछ लिया जाता है कि गांधी जी किससे सहयोग करने के लिए कहे थे? तो उस समय प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन थे, जिसे जांच करने में सहयोग करने का अनुरोध किया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। जब पता चला चंपारण के मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक को कि गांधी जी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी तथा धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जब वो उन्होंने नहीं गए वहाँ से तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु गांधी जी के पक्ष में सभी लोगों का समर्थन था, जिसके चलते बाद में 21 अप्रैल 1917 को ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी किनको अपना रिपोर्ट सौंपी और कब? तो 13 मई 1917 को
गांधी जी ने जांच की। उसके पहले चारों ओर घूम घूम करके पूरे चंपारण में जांच किया सभी किसानों का, इससे वाकिफ़ हुए किसानों की समस्या से, और उसके बाद बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी कि क्या क्या दिक्कत है वहाँ किसानों को, इस पर ध्यान आकृष्ट कराया। नाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। यह भी पूछा जाता है कि चंपारण के कृषकों की स्थिति की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, तो चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई भी थे। यह भी पूछा जाता है कि उस समिति यानी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई को बनाया गया था, तथा इसमें अन्य प्रमुख भूमिका में थे महात्मा गांधी, LG आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड तथा G रैनी आदि इनके अन्य सदस्य थे। तो यह भी पूछा जाता है कि उनमें अन्य सदस्य मुख्य रूप में कौन कौन थे, कुछ नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें कौन नहीं थे या कौन कौन थे। तो महात्मा गांधी को ध्यान रखेंगे, LC आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी आदि प्रमुख इनके सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। यह समिति ने, चंपारण एग्रेरियन समिति ने 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा कर दी। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह सिद्ध हुआ। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। अभी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के और कौन कौन प्रमुख सहयोगी थे, तो इसको हम याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण, सभी नामों को याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह था। यह भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह। इस प्रश्न को कई बार BPSC में पूछा जा चुका है। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। यह भी एक प्रश्न बनता है कि मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया, जो कि चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। यहाँ कांग्रेस की स्थापना और बिहार देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बम्बई में। बम्बई के किस स्थान पर? तो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। कौन इसकी स्थापना किए? तो एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना हुई। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। तो प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जबकि इसकी स्थापना किया गया एओ ह्यूम द्वारा, जो कि प्रथम अधिवेशन में सचिव थे। यह एओ ह्यूम अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जबकि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो पहले अधिवेशन में बिहार से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिए, जबकि दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जो कि दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1986 में हुआ था। आगे देखते हैं बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन कब कब हुए और कहाँ कहाँ हुए, कौन अध्यक्ष थे। तो 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता किए थे RN मुधोलकर। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। जबकि 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था रामगढ़ में, जो कि अब झारखंड में चला गया है। उसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यह तीनों अधिवेशन, कम से कम 2 अधिवेशन बिहार के बच्चों को याद रहना चाहिए, 27वां एवं 37वां। 1912, 1922 पहला जो 27वां अधिवेशन था 1912 में, उसका स्थान था बांकीपुर पटना। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था, वह गया में हुआ था। तो 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 में RN मुधोलकर द्वारा किया गया था, जबकि 37वां अधिवेशन 1922 में की अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था।
वहीं 54वां अधिवेशन की अध्यक्षता 1940 में, जो कि रामगढ़ के झारखंड में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो देखिए, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? 37वां अधिवेशन। कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। यह चारों फैक्ट हमें याद रहना चाहिए। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उसमें मुख्य निर्णय क्या हुआ था? तो कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्षधर थे। जहां कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के निर्णय का बहिष्कार किया गया, वहीं चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विधायिका में प्रवेश के पक्ष में बातें कर रहे थे। अतः उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। किन्होंने? तो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। कब? 1923 में। किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का। वहीं बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो फरवरी 1923 में। बिहार में श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। तो बिहार में अध्यक्ष कौन थे स्वराज पार्टी के? तो प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे, जबकि प्रमुख नेता थे बिहार में स्वराज पार्टी के श्री कृष्ण सिंह। बिहार में इसकी स्थापना हुआ था फरवरी 1923 में। यह सभी फैक्ट हमें याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। तब भारत में साइमन कमीशन का क्यों विरोध का निर्णय लिया गया? तो क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारत के द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत कब आया साइमन कमीशन? तो 1928 में। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के जांच के उद्देश्य से आया था। तो इसका क्या उद्देश्य था? तो जो 1919 का अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसे याद रखेंगे कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। उसके जांच हेतु आया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में जो बना था वह कितना सफल रहा या क्या इसमें खामियां थी जिसमें कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया भारत में? तो राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। पटना कब आया साइमन कमीशन? तो बिहार में पटना 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो विरोध प्रदर्शन बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर किसके नेतृत्व में विरोध किया गया? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। बिहार में साइमन कमीशन कब आया? तो 12 दिसंबर 1928 को। आगे देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बिनपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। किनके द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित हुआ? तो 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित किया गया। कब? 1931 में। यह याद रखेंगे कि 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई। तो देखिए औपचारिक स्थापना यहाँ कह रहा है, तो 1934 में औपचारिक स्थापना, जबकि संगठन स्थापित हुआ 1931 में। तो 1934 में पटना के कहाँ? अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके आचार्य श्री नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण।
तो इसके अध्यक्ष को याद रखेंगे, कौन थे? तो नरेंद्र देव। वहीं सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, अब्दुल बारी एवं योगेंद्र शुक्ल थे। इस नाम को भी हम याद रखेंगे, कौन कौन थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, अब्दुल बारी एवं योगेंद्र शुक्ल। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य योगदान क्या था? तो मुख्य योगदान था समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का वीडियो और भी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार संबंधित चैनल पर लोड किया जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है तथा चैनल पर इसका प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।